इस वीडियो में हम धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स और उल्काओं यानी मीटियोर्स के बारे में बात करेंगे। धूमकेतु और उल्काएं रात के आसमान में दिखने वाली कुछ सबसे सुंदर चीज़ें हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी देखा है तो हमें पता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकते। हमारे पास इनके कुछ बहुत ही बढ़िया वीडियो क्लिप्स हैं, तो उन्हें देखने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले धूमकेतु से, कॉमेट से शुरू करते हैं। धूमकेतु चट्टानों, धूल और बर्फ से बने होते हैं। ग्रहों की तरह ही धूमकेतु भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतुओं की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो तस्वीर में जो आप ये आग जैसी चमकती हुई चीज़ देख रहे हैं वह असल में सूरज की परावर्तित रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, वैसे ही ये भी सूरज की रोशनी को ही परावर्तित करते हैं। धूमकेतु का एक मुख्य हिस्सा होता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और धूमकेतु का अधिकांश द्रव्यमान यानी मास इसी हिस्से में होता है। इसके अलावा धूमकेतु के पीछे बहुत बड़ी लंबी सी पूंछ जैसी चीज़ चलती है और इसे मूल रूप से धूमकेतु की पूंछ ही कहा जाता है। तो एक पूंछ को गैस की पूंछ, गैस टेल कहा जाता है क्योंकि ये गैस की बनी होती है, और दूसरी पूंछ को धूल की पूंछ या डस्ट टेल कहा जाता है क्योंकि ये धूल से बनी होती है। अगर हम किसी धूमकेतु की कक्षा यानी उसके पथ को देखें तो वह वृत्ताकार या सर्कुलर नहीं होती, यह काफ़ी खिंची हुई या अंडाकार होती है। और अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पूंछ की दिशा देख सकते हैं। अब यहाँ पूंछ किस तरफ इशारा कर रही है? पूंछ सूरज से दूर की तरफ इशारा कर रही है ना? हर जगह सूरज से दूर, सूरज से दूर, सूरज से दूर। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह पूंछ सूरज की गर्मी के कारण बनती है। सूरज की गर्मी धूमकेतु में उपस्थित बर्फ को पिघला देती है और यह धूमकेतु में उपस्थित दूसरी चीज़ों को भी भाप बना देती है। इसी से धूल और बर्फ वाली पूंछें बनती हैं। लेकिन ये पूंछ सूरज से दूर इशारा क्यों करती है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज से असल में एक तरह की हवा चलती है जो एक दाब उत्पन्न करती है। सूरज से छोटे छोटे कण बाहर की तरफ उड़ते हैं और उसी हवा की वजह से धूमकेतु की पूंछ सूरज से दूर की तरफ जाती दिखती है। ये बिल्कुल किसी झंडे या विंड सॉक की तरह है। इस वीडियो को देखिए, इसमें आप विंड सॉक को एक विशेष दिशा में उड़ते हुए देख सकते हैं, है ना? और इससे आपको पता चल जाता है कि हवा की दिशा यही है। यह विंड सॉक हवा की दिशा में इशारा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से धूल और गैस की पूंछ सूरज से दूर इशारा करती है क्योंकि सूरज से आने वाली हवा की दिशा सूरज से दूर की तरफ होती है। ठीक है, अब पृथ्वी कहीं यहाँ पर है। अब धूमकेतु की कक्षा बहुत बड़ी होती है और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से जब धूमकेतु पृथ्वी के या सूरज के निकट होता है तो पृथ्वी पर कुछ जगहों पर धूमकेतु दिखाई देता है, और जब वह पृथ्वी या सूरज से बहुत दूर होता है तो वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इन बहुत बड़ी कक्षाओं की वजह से धूमकेतुओं को अपना एक पूरा चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है। इसमें 200 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है और इसीलिए वे हमें रोज़ रोज़ नहीं दिखाई देते। चलिए इतिहास के सबसे मशहूर धूमकेतुओं में से एक की तस्वीर देखते हैं और वो है हेलीज कॉमेट। यह धूमकेतु बहुत ही पॉपुलर है। इतिहासकारों ने 1000 सालों से भी ज़्यादा समय से इसके बारे में बार बार लिखा है। रोचक बात यह है कि हेलीज कॉमेट को 1910 में देखा गया था, फिर 1986 में देखा गया और अब यह 2061 में देखा जाएगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके 2 बार दिखने के बीच का अंतर लगभग 75 से 76 साल होता है। हर 75 से 76 साल में ये पृथ्वी से दिखाई देता है और इस 75 से 76 साल के पीछे का कारण ये है कि इसे सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 75 से 76 साल लगते हैं और इसीलिए 75-76 साल बाद ये वापस उसी जगह पर आता है और हम इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। तो यह धूमकेतु, यह कॉमेट उन कॉमेट्स में से एक है जिन्हें आप अपने जीवन में असल में 1 या 2 बार देख सकते हैं और ये बहुत ही खास बात है। अधिकतर धूमकेतु 300 साल बाद, 400 साल बाद दिखाई देते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि हम उन्हें अपने जीवन में एक बार भी ना देख पाएं। चलिए, तो ये थी धूमकेतुओं की, कॉमेट्स की कहानी। अब चलते हैं उल्काओं की तरफ, मीटियोर्स की तरफ। मीटियोर्स को ही हम टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। चलिए हम एक वीडियो प्ले करते हैं। हमें पक्का विश्वास है कि आपने पहले भी मीटियोर देखा होगा। क्या आप रोशनी की इन लकीरों को, इन स्ट्रीक्स को देख सकते हैं? ये मूल रूप से उल्काएं ही हैं।
अगर आपने ध्यान से रात में आसमान को देखा होगा तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी उल्काओं को ज़रूर देखा होगा। उल्काएं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि वे बाहरी अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में नहीं होती। उल्काएं असल में हमारे बहुत पास होती हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो पृथ्वी के पास बहुत सारी चट्टानें हैं। जब ये चट्टानें पृथ्वी की तरफ खिंचती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में यानी हवा में प्रवेश करती हैं तो हवा के घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण इनमें आग लग जाती है और फिर ये कुछ ऐसी दिखती है। तो जब यह धरती के वायुमंडल में आती हैं तो ये जलने लगती हैं और बस इतना ही। ये जलना, ये आग ही रोशनी की वह रेखा है जो हम रात के आसमान में देखते हैं। अधिकतर उल्काएं पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह जलकर राख हो जाती हैं। वे आकर पृथ्वी से नहीं टकराती। चलिए हम ये लिख देते हैं, अधिकतर उल्काएं वायुमंडल में ही पूरी तरह जल जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां उल्काएं पृथ्वी की सतह से टकरा जाती हैं और इस तरह का एक बहुत बड़ा गड्ढा या क्रेटर बना देती हैं। पृथ्वी की सतह पर ऐसे कई क्रेटर हैं जो उल्काओं के टकराने से बने हैं। अब जो उल्काएं पृथ्वी की सतह से टकरा जाती हैं उन्हें उल्का पिंड या मीटेओराइट्स कहा जाता है। अगर वे काफ़ी बड़े हों तो वे एक क्रेटर बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे एक छोटे कंकड़ की तरह बहुत छोटे होते हैं और उनसे कोई क्रेटर नहीं बनता। लेकिन अगर वे काफ़ी बड़े हों और वे समुद्र में नहीं बल्कि ज़मीन पर गिर रहे हों तो वे क्रेटर या गड्ढा बना सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये क्रेटर एक उल्का पिंड ने बनाया है तो वह उल्का या उल्का पिंड कहाँ है, क्योंकि यहाँ तो कोई चट्टान नहीं दिख रही। और ये बिल्कुल सही बात है। तो असल में होता ये है कि उल्का पिंड गिरने के बाद भी जलता रहता है। अब यहाँ आग दिखाने का हमारा तरीका थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन समझना बस इतना है कि उल्का पिंड लगातार जलता रहता है और अंत में पूरी तरह जलकर वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाता है। और इस क्रेटर में, इस गड्ढे में सिर्फ कुछ धूल बची रह जाती है, लेकिन वो चट्टान, वो उल्का पिंड पूरी तरह से भाप बनकर गायब हो जाता है और इसीलिए हम उस उल्का पिंड को नहीं देख सकते। एक उल्का पिंड के टकराने का बहुत अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र की लोनार झील है। ये झील, या यूं कहें कि ये गड्ढा, ये क्रेटर बहुत समय पहले, हजारों साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से बना था और फिर किसी समय इसमें पानी भर गया होगा और ये पूरी तरह से भर गया और इस तरह से हमें एक झील मिल गई। है ना मज़ेदार बात?